नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम 2022 जून और दिसंबर को टारगेट करके जीआरएफ की एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी या रणनीति बनाने के ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो बेसिकली ये वीडियोज उन सभी के लिए हैं जो नए हैं या फिर जो इस बार कुछ नंबर से रह गए और कुछ एक रणनीति में कमी रही, स्ट्रेटेजी में दिक्कत रही। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं एक एक यूनिट के हिसाब से आपको समझाऊंगा कि किस यूनिट की वैल्यू कितनी है, कौन सी यूनिट का महत्व ज्यादा है, कौन सी यूनिट का महत्व कम है, किस यूनिट का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, किस यूनिट से क्वेश्चन सबसे कम आते हैं। इसी क्रम में आज हम यूनिट संख्या 2 जो है आपका पाश्चात्य दर्शन, वेस्टर्न फिलॉसफी, उसके ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। कल हमने जो कल वीडियो देखा था उसके अंदर हमने इंडियन फिलॉसफी यूनिट संख्या 1 को देखने की कोशिश की थी। पूरे सिलेबस के अंदर ये दोनों जो यूनिट है, यूनिट संख्या 1 और यूनिट संख्या 2, सबसे बड़ी यूनिट्स है और सबसे महत्वपूर्ण यूनिट्स भी है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इन दोनों यूनिट्स से मिला के तकरीबन 25 के आसपास आप क्वेश्चंस मान सकते हैं कि पूछे जाते हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कम होने की संभावना बहुत कम है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 22 से 25 क्वेश्चंस इन दोनों यूनिट से पूछे जाते हैं। तो अगर क्वेश्चंस ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली बात है इनका महत्व भी थोड़ा सा ज्यादा है। ये दो यूनिट ऐसी यूनिट है जो कई बार आपका समीकरण बिगाड़ती है, आपका कैलकुलेशन बिगाड़ती है। और अगर आपकी प्रिपरेशन इन दोनों यूनिट को लेकर बहुत अच्छी है तो आप मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चंस आप कहीं नहीं छोड़ेंगे सही के लिए। ये दोनों यूनिट आपको 15 से 20 सही क्वेश्चंस दे सकती है अगर आपकी थोड़ी सी मेहनत अच्छी है इन दोनों यूनिट्स को लेकर। तो आज हम बात करेंगे यूनिट संख्या 2 या सेकेंड यूनिट की, वेस्टर्न फिलॉसफी। अगर मैं क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 9 से 12 प्रश्न इस यूनिट से पूछे जाते हैं। 9 से 12 प्रश्न। इंडियन फिलॉसफी में कल हमने देखा था, इंडियन फिलॉसफी के अंदर फ्लक्चुएशन ज्यादा है, वहां पर 9 से 15 या 16 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी में फ्लक्चुएशन कम देखा जाता है, क्वेश्चंस की टेंडेंसी जो है लगभग फिक्स है। कुछ सीमित जगह है जहां से प्रश्न आते हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी जगह है जहां से बिल्कुल प्रश्न नहीं पूछे जाते। सेम एज इस सिलेबस को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका प्री सोक्रेटिक, दूसरा है मेडिवल और थर्ड है मॉडर्न। यहां पर प्री सोक्रेटिक फिलॉसफी थोड़ा सा मैं कहूं एनटीए नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हालांकि जो क्वेश्चंस का जो लेवल है इस सेक्शन के अंदर कि सुकरात से पहले का दर्शन या सुकरात का समकालीन दर्शन जो है, वहां से जो प्रश्न आते हैं वो डायरेक्ट प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहां से एक फेवरेट क्वेश्चन बनता है एनटीए नेट का, वो है मैच द फॉलोइंग। आपको मिलान करना होता है कि साहब थेल्स ने क्या कहा था, एनेक्सिमेरस ने क्या कहा था, ठीक है, पाइथागोरस ने क्या कहा था। एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आपके एनटीए का, ध्यान रखिएगा। नहीं पूछा है तो ये मान के चलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछ लिया है तो वापस से पूछा जा सकता है। ये इस प्रकार का प्रश्न है और ये आज से नहीं, लगभग जब से ये सेक्शन आपके सिलेबस में देखा जा रहा है तब से ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। दूसरी बात, इस सेक्शन को पढ़ने का एक ही तरीका है, इसके लिए कोई भी बहुत बड़ी किताबें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, जो बच्चे हैं उन्हें तो पता होगा। उस डायग्राम में सीधा लिखा हुआ है एक फिलोसफर का नाम, जैसे माने थेल्स को मैंने ले लिया। थेल्स, उन्होंने किसको दुनिया का बेसिक एलिमेंट माना, मूल तत्व माना, इनकी फिलॉसफी क्या थी, इनका क्रिटिसिज्म क्या था, इनका इंपॉर्टेंस क्या था, दैट्स इट। इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है। एक फेवरेट टॉपिक है सभी का वो कि इस दुनिया का बेसिक एलिमेंट, मूलभूत तत्व किसे माना है। तो हर एक फिलोसफर ने, किसी ने आग को माना, किसी ने पानी को माना, किसी ने मिट्टी को माना, किसी ने मैथ्स या इक्वेशंस को, नंबर्स को जो है दुनिया का बेसिक एलिमेंट माना। तो ऐसे सबके अलग 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 कंसेप्ट्स हैं। आप उसको एक बार एक डायग्राम में घर पे बना लीजिएगा, मैच द फॉलोइंग में, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से ज्यादा प्रश्न जो नहीं पूछे जाते हैं, मैक्सिमम 2 प्रश्न आप मान के चलिए, 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और तरीका मैंने बता दिया किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है आपसे। मेडिवल फिलॉसफी जो है, मेडिवल फिलॉसफी बेसिकली वो सेक्शन था जिसको वेस्टर्न फिलॉसफी का अंधकार का युग भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर रिलीजियस एक्टिविटीज ज्यादा है, फिलॉसफिकल अप्रोच कम है। तो वहां पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें सबसे बेसिक एक क्वेश्चन आता है, द कंसेप्ट ऑफ गॉड और द कंसेप्ट ऑफ इविल। ये एक बहुत एक बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक टॉपिक है, क्योंकि ओनली फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बनता है।
ये वो समय था जिसको हम डार्क एरा ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी कहते हैं, पश्चिम दर्शन का या पाश्चात्य दर्शन का अंधकार का युग। अंधकार क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिलोसफिकल रेवोल्यूशंस नहीं है, फिलोसफिकल एक्टिविटीज नहीं है, यहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटीज ज्यादा है, क्रिश्चियनिटी की जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पर ज्यादा है। तो ये एरा है जहाँ पर आपके सारे संत होंगे या फिर सारे रिलीजियस फिलोसफर्स यहाँ पर सबसे ज्यादा हैं। यहाँ से प्रश्नों की संभावनाएं बहुत ही मिनिमम रहती है, बट फिर भी आप 1 से 2 प्रश्न यहाँ से मान सकते हैं। वो क्या होंगे मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है मॉडर्न फिलॉसफी। मॉडर्न फिलॉसफी सबसे बड़ा भी है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। वेस्टर्न फिलॉसफी की जितनी भी क्रांतियां हुई, जितना भी रेवोल्यूशन हुआ, वो लगभग लगभग सारा मॉडर्न एरा के अंदर हुआ। तो वहां से प्रश्नों की संभावनाएं सबसे ज्यादा है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस इन लोगों के सामने थे जो कि प्री सोक्रेटिक टाइम से ही चल रहे थे। दुनिया का निर्माण कैसे हुआ, या फिर धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, इविल क्या है, एनर्जी क्या है, आत्मा क्या है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, ठीक है, जो भी है आपका ये सारा सेक्शन यहाँ पर डिस्कशन किया गया। नॉलेज हम किसे कहते हैं, नॉलेज कैसे मुझे हो सकती है, इस दुनिया की नॉलेज मुझे कैसे हो सकती है, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजिकल जितनी भी थ्योरीज है वो सब ने यहाँ पर आकर अपने एक चरम ऊंचाइयों को छूने की कोशिश की। सॉरी। तो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आप गोल्डन एरा कह सकते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड का। सर्वाधिक प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक समरी मैंने आपको बताई कि कैसे वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर काम हुए। अब इसको किस तरीके से पढ़ेंगे आप, जब आप अपने जीआरएफ को अप्रोच करके चलेंगे, आप अपने जीआरएफ को दिमाग में रख के चलेंगे, तो आपकी पढ़ना का तरीका क्या होगा, आपकी पढ़ाई का माध्यम क्या होगा, या आपकी रणनीति क्या होगी, उसको एक बार हम देखने की कोशिश कर लेते हैं। प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स जो है, प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स की जब मैं बात करता हूं, ओनली प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स की, थेल्स है, एनेक्सगोरस है, एनेक्समेरिस है, आइनीज है, पाइथागोरस है, पार्मेनाइडिस है, यहां से अगर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो एक टॉपिक आप हमेशा अपने दिलो दिमाग में रखिएगा कि इस दुनिया का बेसिक एलिमेंट क्या है। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, इन सब के अंदर हेराक्लिटस, डेमोक्रिटस, जितने भी फिलोसफर्स हैं सभी को, इसी में एक छिपा हुआ टॉपिक आता है प्लेटो, एरिस्टोटल। ये अपने आप में महत्वपूर्ण तो है, लेकिन यहां से बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, मैं ये कह सकता हूं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये साइलेंट है, ये गेम चेंज वाला कंसेप्ट है प्लेटो और एरिस्टोटल, ये ध्यान रखिए, गेम चेंजिंग कंसेप्ट है ये। यहां पर अगर आप देखेंगे ऊपर मैंने डायग्राम के अंदर प्री सोक्रेटिक फिलोसफी के अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस लगा रखे हैं। मैं कह रहा हूं एक ही आएगा, लेकिन मैंने आगे 3 भी लिखा हुआ है। ये जो गेम चेंजिंग है वो प्लेटो और एरिस्टोटल है। प्लेटो और एरिस्टोटल के अंदर प्लेटो का थ्योरी ऑफ आइडिया या सोल एंड गॉड, ये सबसे फेवरेट टॉपिक है, कभी भी ये हिट कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन एरिस्टोटल की जब बात करूं तो फॉर्म एंड मैटर, पोटेंशियल एंड एक्चुअलिटी, सोल एंड गॉड, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मेडिवल, जैसे मैंने कहा, सेंट ऑगस्टिन, सेंट एंसलम एंड सेंट थॉमस एक्विनस, ये सारे के सारे संत आ गए, रिलीजियस एरा आ गया आपका। यहां से जो आपके क्वेश्चंस हैं जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ इविल और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके, इसको याद रख लीजिएगा। मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी की जब बात करता हूं तो सबसे पहले यहां पर जो सिलेबस दिया हुआ है आपका, वहां पर इन्होंने रैशनलिज्म से कहानी शुरुआत करी है, जिसको आप बुद्धिवाद कहते हैं। बुद्धिवाद क्या है? बुद्धिवाद मतलब ये सारे साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, ये बुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति को एक्सेप्ट करते हैं कि साहब ज्ञान का जो प्राप्ति है, ज्ञान की जो स्वीकार्यता है, जो उसको एक्सेप्ट करता हूं मैं नॉलेज को, तो वो बुद्धि के माध्यम से करता हूं, माइंड के माध्यम से करता हूं। वेस्टर्न फिलोसफी की बहुत बड़ी लड़ाई है। लड़ाई किस किस के बीच में है? माइंड एंड सेंस ऑर्गन्स। ये 2 बहुत बड़े टॉपिक है वेस्टर्न फिलोसफी के। माइंड के माध्यम से ज्ञान होगा या सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से ज्ञान होगा। वेस्टर्न फिलोसफी की बहुत लंबी लड़ाई है ये, जो प्लेटो के टाइम से चल रही है और इमैनुअल कैंट के टाइम तक वो लड़ाई चलती रहेगी आपकी। तो डिकॉर्ट, स्पिनोजा, लिबनिट्ज, ये 3 फिलोसफर जो हैं वो कहलाते हैं आपके रैशनलिज्म, रैशनलिस्ट फिलोसफर हैं, ये बुद्धिवादी दार्शनिक हैं, ये बुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति को एक्सेप्ट करते हैं। तो डिकॉर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा ट्रिक है, हालांकि कोई सूत्र नहीं है, ये एक ट्रिक है आपके रैशनलिज्म के अंदर और इंप्रेसिज्म जो आपका अनुभववाद है, 3 फिलोसफर हैं। एक जो फाउंडर होगा, जो इस कंसेप्ट को बनाएगा, दूसरा जो इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाएगा, और तीसरा जो इसको अपनी चरम ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। तीनों के अंदर ये सेम कंसेप्ट चलता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जिसने इसकी शुरुआत करी होगी,
दूसरा जो थोड़ा सा उससे आगे गया, और तीसरे ने इसको अंत में तक पहुंचा दिया, फाइनली इसको कंक्लूड कर दिया। रैशनलिज्म की बात करता हूं तो डिकॉट, स्पिनोजा, लिबनिट्ज। अगर अनुभववाद की बात करता हूं तो लॉक, बर्कले, ह्यूम। ये कंसेप्ट क्लियर है? अब समझाना मैं क्या चाहता हूं। आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो आपके फर्स्ट और थर्ड से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, सेकंड जो फिलोसफर होगा, इधर स्पिनोजा इधर बर्कले, स्पिनोजा और बर्कले की मैक्सिमम फिलॉसफी एक ही जैसी आपको दिखाई देगी। दोनों गॉड के अंदर फंस जाएंगे, दोनों का कंसेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर नहीं होगा, दोनों हाइपोथेटिकल ज्यादा हो जाएंगे, दोनों मैथ्स को इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, दोनों साइंस के बियॉन्ड जाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों की फिलॉसफी एक जैसी है, और कंक्लूजन यही निकलता है कि दोनों अधूरे हैं, दोनों अधूरे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड मतलब डिकॉट और लिबनिट्ज, लॉक, ह्यूम, ये चार फिलोसफर आपके लिए पढ़ने महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न कहां से पूछा जाता है ये अपने आप में बहुत पेचीदा है, बट कुछ एक टॉपिक है जिसको हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं। जैसे आपका डिकॉट का कंसेप्ट है, या डिकॉट की जो फिलॉसफी है, उसके अंदर आप कॉगिटो एर्गो सम है, आपका स्केप्टिसिज्म है आपका, ठीक है। इसके अलावा कार्टेशियन ड्यूअलिज्म है, माइंड एंड बॉडी का जो रिलेशनशिप है वो है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, ये आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। स्पिनोजा ओनली सब्सटेंस की इसने बात करी स्पिनोजा ने, तो इस स्पिनोजा में ज्यादा कुछ पढ़ने जैसा है नहीं। लिबनिट्ज की बात करूं तो मोनोडोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, और प्री स्टैब्लिश्ड हार्मोनी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय के हिसाब से आप प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम को भी देख लीजिएगा। लॉक की मैं बात करता हूं तो आइडियाज, लॉक का ओनली आइडियाज का जो कंसेप्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बर्कले को फिर से आप इस प्रिंसिपल के हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण है नहीं यहां पर। ह्यूम को जब आप पढ़ते हैं तो ह्यूम को आप एक कंप्लीट इंप्रेसिज्म कहते हैं, कंप्लीट इंप्रेसिस्ट फिलोसफर कहते हैं। ये पूर्णतः अनुभववादी दार्शनिक था, तो ये बहुत इजी है, हालांकि इसमें कुछ पढ़ने जैसा विशेष ऐसा नहीं है कि आप जिसको छोड़ सके या जिसको इग्नोर कर सके। बट इसने कॉजेशन थ्योरी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। कॉजेशन थ्योरी, इसने कहा कि बेसिकली कॉजेशन जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इंसिडेंट्स हैं जो पहले होता है उसको आप कॉज कह देते हैं, जो बाद में होता है उसको वर्क कहते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता है। तो ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन था। तो लॉक को पूरा, बर्कले को, ह्यूम को जो पढ़े जब आप, तो पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा इनको। फाइनली कांट आ जाता है आपका। तो कांट जो है क्रिटिकल फिलोसफर है, सबको मिलाने की कोशिश करता है। कांट से आप कुछ इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो कांट से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अकेला कांट लगभग 1 से 2 कंपलसरी क्वेश्चंस लेके आपके सामने आता है। और ऐसी ही कहानी आपकी हीगल की है। हीगल में भी ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन मैंडेटरी माना जाता है कि हीगल से पूछा ही पूछा आपसे जाएगा। ओवरऑल अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो सिलेबस में ज्यादा फिलोसफर्स आपके पास नहीं है। सिलेबस में ज्यादा फिलोसफर क्यों नहीं है? 3 रैशनलिज्म, 3 इंप्रेसिस्ट, एक कांट और एक हीगल, ये 8 फिलोसफर्स आपको पूरे मॉडर्न के अंदर पढ़ने हैं, जहां से लगभग प्रश्नों की संख्या भी 8 से 9 रहती है। तो ज्यादा टिपिकल नहीं होना चाहिए आपके लिए ये। सेम एज अगर मैं बात करता हूं आगे हमारे स्टार्टिंग के अंदर, प्री सोक्रेटिक और मिडाइवल के अंदर, तो यहां से पढ़ने जैसा विशेष कुछ नहीं है। यहां अगर आप थोड़ा ट्रिकी करते हैं चीजों को, अपने सेल्फ नोट्स बनाते हैं, सेल्फ मेड नोट्स अगर आप बनाते हैं इसके अंदर, तो आई थिंक आप अपना काम कर लेंगे। आपको कोई समस्या इसमें नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना। जब आप यूनिट संख्या 2 की तैयारी करें तो अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरीके की बनाइएगा कि यहां से आप वो सारे प्रश्न कर सके जो आपने पढ़े हो। ज्यादा घुमा फिरा कर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हल्का सा अगर आप दिमाग लगाएंगे। सेकेंड यूनिट को करने का एक बेहतरीन तरीका है एलिमिनेशन। जो आपको लगता है ऑप्शन गलत है उसको आप साइड कर दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आप अपने आप उत्तर तक पहुंच जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दूसरी बात, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आप चीजों को समझ रहे हैं, जब आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ बातों को और हमेशा अपने साथ रखिएगा कि ये जो दोनों यूनिट है, ये दोनों यूनिट आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। यूनिट संख्या 1 और यूनिट संख्या 2। मैं हमेशा सबको यही कहता हूं बच्चों को कि इन दोनों यूनिट से आपका टारगेट होना चाहिए कि 15 के आसपास क्वेश्चंस आप सही करके ही निकलें। ये अगर आप कर देते हैं तो आपकी लड़ाई जो है काफी हद तक हल्की हो जाएगी। सारी यूनिट टफ नहीं है, ये दोनों यूनिट टफ है। इसके अलावा अगर आप इंडियन एथिक्स देखें, वेस्टर्न एथिक्स देखें, इंडियन सोशल पॉलिटिकल देखें, वेस्टर्न सोशल पॉलिटिकल देखें, ये बहुत आसान यूनिट्स है। प्लस एक बोनस यूनिट आपके पास है, यूनिट संख्या 10,
तो अगर ये 5 आसान यूनिट आपके पास है तो मैं सबसे ये कहता हूं इन 5 यूनिट के अंदर 50 क्वेश्चन का अगर मैं एवरेज लेके चलता हूं तो यहाँ पर 30 से 40 क्वेश्चन सही आसानी से हो सकते हैं। तो केवल 7 यूनिट हमने करी है, मतलब 5 वो और 2 ये हमने डिस्कस करी है। 7 यूनिट को अगर मैं देखता हूं तो भी आपका तकरीबन 50 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं और अभी 3 यूनिट बाकी रह गई आपकी। अभी 3 यूनिट बाकी रह गई आपकी, इंडियन कंटेम्पररी, वेस्टर्न कंटेम्पररी और लॉजिक्स। 3 यूनिट मतलब तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चंस अधूरे हैं अभी तो हमारे। उसमें से अगर आपने 10-15 भी मार लिए तो आपकी जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो आपकी जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात एक और ध्यान रखिएगा, केवल आपका सब्जेक्ट आपको जेआरएफ नहीं दिला सकता, फर्स्ट पेपर को भी आपको थोड़ा सा तैयार करना होगा। मान लीजिए फिलॉसफी में आपके ऑलमोस्ट 65 से 70 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है, 70 आप मान लीजिए, चलिए, तो 70 इंटू 2 मतलब 140, 140, और फर्स्ट पेपर में केवल 20